एक लड़की अपने घर से दिल्ली जाने के उद्देश्य से हावड़ा जंक्शन पे पहुंच जाती है और हावड़ा जंक्शन से उसका ट्रेन होता है। हावड़ा जंक्शन में वो ट्रेन आती है और वहाँ से फिर उसको दिल्ली जाना होता है। चूँकि वो एक स्पेशल ट्रेन थी जिसको पकड़ के उस लड़की को दिल्ली जाना था। वो जाके स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे वेट करने लगती है, ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। और भी यात्री, हज़ारों यात्री उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसको कि उसी ट्रेन को पकड़ के दिल्ली जाना होता है। इसी बीच उस लड़की के ऊपर एक लड़के का नज़र पड़ता है और वो लड़की वहाँ पे बैठी थी और उस लड़की को देख के वो लड़का धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, ये सोच के कि आखिर इस लड़की के बारे में थोड़ा मैं जान सकूं कि इस लड़की के साथ कौन जा रहा है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, यहाँ पे ये काफ़ी देर से मायूस क्यों बैठी है। वो लड़का वहाँ से उस लड़की के पास नज़दीक पहुँच जाता है ये जानने के उद्देश्य से कि इस लड़की के साथ कौन है, ये लड़की कहाँ जा रही है, या फिर यूँ कहें कि उस लड़की के साथ रात बिताने के उद्देश्य से वो लड़का उस लड़की के पास पहुँच जाता है। इसी बीच जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी वो आके हावड़ा जंक्शन पे लग जाती है। वो लड़की वहाँ से अपना बैग उठाती है और वो स्लीपर कोच की ओर जाने लगती है। उसको स्लीपर कोच की ओर जाता देख वो लड़का भी उसके पीछे पीछे हो जाता है और इसके बाद जिस स्लीपर बोगी में वो लड़की इन करती है, एंटर होती है, उसी स्लीपर बोगी में वो लड़का भी पीछे पीछे एंटर कर जाता है। अब आखिर उस लड़के का उद्देश्य क्या था, उस लड़की के पीछे पीछे जाना या फिर उस लड़की के बोगी में ही जाना, ये हम आगे कहानी में बताएंगे। यकीन मानिए पूरे घटना को आप सुनेंगे, ये घटना पूरी तरह से आपको झकझोर देगी। ये घटना आपके दिल को छू के निकल जाएगी। यूपी बरेली के रहने वाले प्रदीप की शादी वेस्ट बंगाल की एक लड़की रोशनी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के महज 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। यह मतलब जबकि ये बात है उससे 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया होता है। और अगर शादी की बात करें तो टोटल शादी का 10 साल बीत जाता है और उसके बाद की ये घटना है। वो लड़की, वो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो कि दिल्ली जा रही थी और वो लड़का जो कि उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ एक रात बिताने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ और कौन जा रहा है इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का उसका तलाकशुदा पति प्रदीप था। जब वो लड़की निर्धारित कोच में निर्धारित बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करती है, इसी बीच वो लड़का भी धीरे धीरे पीछे से पहुंच जाता है और वो बीच में खड़ा होकर देखने लगता है कि इस लड़की के साथ या फिर तलाकशुदा जो हमारी पत्नी है रोशनी के साथ आखिर कौन है और ये रोशनी कहाँ जाएगी। तमाम तरह के सवाल उस तलाकशुदा जो पति प्रदीप होता है उसके मन में आने लगता है। कुछ यात्री आते हैं जो कि उस सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं जो कि पहले से रिजर्व रोशनी के लिए लोअर सीट था। तो जैसे ही कोई भी यात्री आके उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है, रोशनी उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है नहीं, ये सीट मेरा है, ये बर्थ मेरा है, मैं यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दे सकती। इसी बीच में कुछ लोग और भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 स्टेशन बाद उतर जाना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 घंटे में मैं उतर जाऊँगा। इस बात पर साफ साफ रोशनी मना कर देती और बोलती कि ये सीट मेरा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में सोने जाऊँगी। सभी चीज़ें हो रही थी, प्रदीप दूर से खड़ा इस सारी हरकत को देख रहा था। जैसे ही ट्रेन खुलती है प्रदीप भी धीरे धीरे उसी बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करता है और अपना बैग निकाल के उस सीट पे रखने की कोशिश करता है और सीट पे रख देता है। जैसा ये उस सीट पे बैग रखता है, रोशनी मना करती है और बोलती है यहाँ से बैग हटाओ, ये बर्थ मेरा है, ये सीट मेरा है, मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं कर सकती। इस बात पे प्रदीप बोलता है थोड़ी देर में 1-2 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि हमारा बर्थ मुझे मिल नहीं पाया है, बाकी अभी कौन सा आपके सोने का टाइम हो रहा है मैडम। जैसे ही रोशनी प्रदीप को पलट के देखती है तो वो शौक रह जाती है और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया है कि बैठ जाओ। प्रदीप अपना बैग वहाँ पे रखता है और बैठ जाता है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई सारे सवाल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। पहले कौन बोलेगा, वो लोग दोनों इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ना तो रोशनी बोलती है और ना ही प्रदीप बोलता है। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से खुलती है, इसी बीच प्रदीप रोशनी से बोलता है कि दिल्ली कब से रह रही हो, कि मैं पहली बार जा रही हूँ। फिर प्रदीप बोलता है दिल्ली इलाज करवाने जा रही हो क्या। इस बात पे फिर रोशनी कहती है कि मैं क्यों इलाज कराने जाऊँगी, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मैं इलाज करवाऊँगी। वो तो इस बात पे फिर प्रदीप कहता है उससे, चूँकि तुमने कहा था
कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी यात्री आके तुम्हारे वर्थ पे सीट पे बैठने की कोशिश कर रहे थे, उनको तुम बोलती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम इलाज करवाने दिल्ली जा रही होगी। तो बोले कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा जो मैं इलाज कराने जाऊँगी। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। इसके बाद रोशनी पूछती है प्रदीप से कि आप कहाँ जा रहे हो। इस बात पे फिर प्रदीप कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पे मैं सेटल हो गया हूँ, मुझे कुछ काम था, उस काम के ही सिलसिले में मैं वहाँ दिल्ली अभी जा रहा हूँ। बातचीत का सिलसिला आगे चलते रहता है। तब तक खाने का टाइम हो जाता है। सभी यात्री जो भी अपने घर से खाना कुछ लेके गए होते हैं वो निकाल के खाने लगते हैं। इस बीच ट्रेन में रेलवे का जो कैटरिंग वाला होता है वो भी आ जाता है। बिरयानी कोई जो जिसको जो सहूलियत होता है अपने अकॉर्डिंग वो लोग खरीदते हैं और खाने लगते हैं। रोशनी प्रदीप से बोलती है कि आप घर से कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो क्या। तो फिर इस बात पे प्रदीप बोलता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन अगर तुम लाई हो तुम खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी अपने टिफ़िन से, जिसमें कि 2 रोटी था और आलू का भुजिया था, वो दोनों निकालती है और उसके बाद बोलती है मेरे पास 2 रोटी है, चाहो तो इसमें से एक तुम भी ले सकते हो। तो प्रदीप बोलता है कि तुम्हारे पास 2 रोटी है और उसमें से अगर तुम मुझे दे दोगी तो ना तो मेरा पेट भरेगा और ना तुम्हारा ही पेट भरेगा। उसी बीच एक बिरयानी बेचने वाला आता है और प्रदीप उससे बिरयानी 2 प्लेट बिरयानी लेता है और दोनों मिलके बिरयानी खाते हैं, हाथ वाथ धोते हैं। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इस बीच रोशनी अपने बैग से एक ऊनी शॉल निकाली और एक कंबल निकाली, कंबल को नीचे बिछाई और ऊनी शॉल निकाल के अपने तन को ढक ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। इसी बीच रोशनी कुछ बोलना चाह रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन वो पूछ नहीं पा रही थी। सेम प्रदीप की भी वही स्थिति थी। प्रदीप भी कुछ और पूछना चाह रहा था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मतलब दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं सेम थी। ठंड जब अपना प्रकोप दिखाने लगता है, ठंड में ठिठुरता देख रोशनी बोलती है कि आप कुछ घर से ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रदीप का जो रिजर्वेशन था वो एसी कोच में था। इस वजह से जब वो घर से निकला तो कुछ लेके अपने लिए वहाँ पे नहीं गया था, क्योंकि एसी कोच में हर कुछ मिलता है, ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह हर कुछ मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने घर से वो कुछ लेके प्रदीप नहीं गया था। क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ पे मिल गई थी, तो वो किसके साथ रह रही है, उसका लाइफ पार्टनर कौन है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन सारे बातों को जानने के लिए, या फिर यूँ कहें कि दिल्ली तक का यात्रा अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ बिताने के लिए वो पीछे पीछे उसके बर्थ में चला जाता है और एसी में जो उसका टिकट होता है वो एसी में नहीं जाके स्लीपर की यात्रा अपने पत्नी के साथ कर रहा होता है। तो उसके पास कुछ था नहीं ओढ़ने के लिए, तो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब उसको ठंड लगने लगता है तो फिर रोशनी के पास जो ब्लैंकेट था वो ब्लैंकेट उसके पैरों पे रखती और बोलती है थोड़ा सा आप भी कवर कर लो और मैं भी कवर कर लेती हूँ और हम लोग इसी में एडजस्ट करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और अगर नहीं ओढ़ोगे तो सर्दी लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी। इस बात पे प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे सर्दी लगती ही नहीं है, कि ठंड के दिनों में हमारी किसी से लड़ाई हो गई थी और जब लड़ाई हुई उसी समय से मुझे ठंड नहीं लगती है। दरअसल मामला ये था कि जब दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, मतलब उन 2 सालों के दौरान, शादी का जो स्टार्टिंग का 2 साल इन दोनों का साथ में बीता था, उन 2 सालों के दौरान एक बार रजाई के लिए पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा था। मतलब प्रदीप अपनी ओर खींच रहा था और रोशनी अपने ओर खींच रही थी। ये खींचातानी के बीच में जब रोशनी को लगा कि शायद वो कंबल या फिर ब्लैंकेट वो अपनी ओर रजाई नहीं खींच पाएगी, वो बाहर चली जाती है और वहाँ से जाके पानी लाके रजाई पे डाल देती है। और इसके बाद पूरी रात उन दोनों को बिना ब्लैंकेट के, बिना रजाई के गुजारना पड़ता है। और ये बात जैसे ही प्रदीप बोलता है तो वो हंसने लगती है और इस बात पे बोलती है कहीं ना कहीं उसमें भी शायद आपकी ही गलती रही होगी। तो फिर प्रदीप बोलता है उसमें मेरी क्या गलती रहेगी, कंबल के लिए, रजाई के लिए लड़ तुम रही थी, लड़ाई जब ख़त्म हो गया उसके बाद तुम ला के पानी डाल दी, ना तुम्हारे पास वो ब्लैंकेट गया ना मेरे पास आया और हम लोगों को रात भर ठिठुरना पड़ा था। दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं। 2 साल के बीच जो भी इन लोगों के बीच एक अच्छा पल बीता था, उन पल को याद करके दोनों भावुक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रोशनी पूछती है कि दिल्ली में तुम क्या करते हो। दिल्ली में मैं इसलिए रहता हूँ कि घर में या फिर समाज में, क्योंकि मैं शराब पीता था बहुत ज़्यादा और शराब पीने के वजह से जो भी चीज़ें हो रही थी सब लोग हमें अलग दृष्टि से देख रहे थे। माँ पिताजी की अगर मैं बात करूँ
तो हमारे इस हरकत से वो लोग भी परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लोग बीमार होते गए, और जब बीमार हुए तो पहले तो पिताजी चले गए, गुजर गए, और इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद माँ भी इस सदमे को नहीं झेल पाई, माँ भी गुजर गई। और बहन छोटी जो थी, बहन उसकी मैं शादी कर दिया हूँ, वो अपने घर में रहती है। तो मैं अकेला था और समाज में हमें बहुत लोग अलग दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सबको लगता था कि मेरे शराब पीने की वजह से ही हमारे पिताजी मेरे पास नहीं है, हमारी माँ हमारे पास नहीं है। तो इन सब का जिम्मेवार शायद मैं था। इन बातों को मैं झेल नहीं पाया और मैं वहाँ से निकल गया, और अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। क्योंकि शराब पीने की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो मैं शराब छोड़ दिया हूँ। जैसे ही ये बात रोशनी सुनती है, वो बोलती है तुम और शराब नहीं पीते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सूर्य पूरब से पश्चिम में उगना प्रारंभ कर दे, धरती और आसमान दोनों शायद एक हो जाएं, ये सब कुछ संभव है। मतलब दुनिया का हर असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन तुम शराब पीना छोड़ दो, ये हो ही नहीं सकता है। इस बात पे प्रदीप बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ। तो बोलते आप मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं कौन हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो। तो बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपने मरे हुए माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने पूरी तरह से शराब छोड़ दिया है। जैसे ही वो अपने माँ का कसम खाया, रोशनी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्योंकि शराब ही एक वजह था जिस वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। खैर, सफ़र आगे बढ़ रहा था। सफ़र आगे बढ़ते रहने के दौरान दोनों आगे चले जा रहे थे। तमाम तरह की बातें होने लगती है। रोशनी ये बोलती है कि चलो ठीक है, आपने शराब छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी हुई है जान के कि आपने शराब छोड़ दिया, और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आने वाले समय में शराब से आप दूर ही रहें, क्योंकि मैं शुरू से ये चाहती थी कि आप अच्छा रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाकी मैं भले ही आपके लाइफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी कुशलता हमेशा चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। आपने शादी नहीं किया, पहाड़ सा ज़िंदगी है, अकेले समय व्यतीत नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। कोई अच्छी सी लड़की अगर मिल जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगा। आप बताओ कि आपने शादी क्यों नहीं की रोशनी। फिर रोशनी कहती है कि मैं शादी के ही सिलसिले में जा रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम किरण है, वो दिल्ली में ही ग्रेटर नोएडा में रहती है, और वहाँ पे वो हमको बुलाई है, और वो बोली है कि कोई जिस कंपनी में वो काम करती है वहाँ पे ही कोई एक लड़का है जिसका खुद का कंपनी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द ही 1-2 महीने के अंदर शादी भी कर लूँगी। जैसे ही ये बात सुनता है, प्रदीप को शौक लग जाता है, क्योंकि प्रदीप ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरह वो लड़की फिर से इसके ज़िंदगी में आ जाए, इसके लाइफ में आ जाए। वो कोशिश कर रहा था, हालांकि वो बोल नहीं पा रहा था। रात लगभग रात के 2-2:30 बज चुके थे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में किसी तरह लुढ़क के सोए हुए थे। ठंड भी अपना प्रकोप दिखा रहा था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगा तो वो लड़की रोशनी प्रदीप से बोलती है कि प्रदीप, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, रुको मैं एक काम करती हूँ। वो अपने बैग से एक मफलर निकाल के प्रदीप को देती है और बोलती है कि लो, इसको बांध लो। अब जब आप बांध लोगे ना तो थोड़ा सा ठंड कम लगेगा, क्यों। इसके बाद वो मफलर प्रदीप बांध लेता है। इसके बाद फिर ट्रेन तो निरंतर अपने गति से आगे चल ही रही थी। जब ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, जब उतरने का समय होता है, दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात करना चाह रहे थे। शायद रोशनी भी चाह रही थी प्रदीप के पास आना दोबारा से, और प्रदीप भी चाह रहा था कि रोशनी हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा वजह था शराब की, अगर बात करें तो शराब प्रदीप छोड़ दिया था, और शराब की वजह से दोनों का तलाक हुआ था। और रोशनी भी चाहती थी कि अब हम फिर से प्रदीप को अपना लें, लेकिन ये सिर्फ दोनों एक दूसरे अपने अपने मन में ही चाहते थे। ये बात दोनों एक दूसरे से क्लियरली बोल नहीं पा रहे थे, चाहे रीज़न जो भी रहा हो। इसके बाद जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पे रुकती है, दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद उसके पॉकेट में, प्रदीप के पॉकेट में कुछ पैसा था, 2-2.5 हज़ार रुपये अपने पॉकेट से निकालता है और रोशनी को देने लगता है। रोशनी बोलती है मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये कहना ठीक नहीं है। जब आप थे मेरे साथ तब थे, जब हमारे आप हस्बैंड थे तब थे, अब तो मेरे आप कोई नहीं हो, एक अजनबी की तरह आप हमसे मिले हो। ठीक है, हम दोनों ने एक साथ रात गुजारा, एक दोनों हम लोग अपना खाना शेयरिंग किए, खाना पीना खाते हुए आए, एक अपनापन था, वो ट्रेन तक ही ख़त्म हो गया। अब आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। ये बात सुन के प्रदीप को लगा कि चूँकि रोशनी ये बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन जो ये बात बोली है ऊपर के मन से बोली है, इसके अंदर के मन में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तुमको जहाँ जाना है मैं तुम्हें जाके छोड़ दूंगा, मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, ये पैसा रख लो। लेकिन वो पैसा रखने से साफ साफ मना कर देती है। जब वो पैसा नहीं लेती है तो फिर ये अपने पॉकेट में दोबारा प्रदीप रख लेता है और बोलती है कि हमारी एक फ्रेंड है, वो आएगी और हमको लेके जाएगी, मैं उसके रूम पे यहाँ से चली जाऊँगी, आप अपने रास्ते चले जाओ। प्रदीप वहाँ से निकल जाता है। तब तक
किरण भी आ जाती है, रोशनी की जो फ्रेंड जो कि रोशनी को बुलाई थी अपने पास। किरण भी वहाँ पे पहुँच जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। किरण पूछती है कि रोशनी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो बोली, नहीं यार, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन जिससे हमारे 8 साल पहले तलाक हो चुकी थी वो हमें ट्रेन में आने के ही दौरान हावड़ा जंक्शन पे ही मिल गया और हम दोनों साथ साथ ही आए, साथ साथ खाना खाए, एक ही सीट पे हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सो के भी आए। देखो ना, मुझे अब प्रदीप के ऊपर दया आ रही है। तो इस बात पे किरण बोलती है, मिला था ना वो तुमसे, तो अब उसको मरने दो, अब दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। जब दया दिखाने की ज़रूरत थी तो वो तुम्हारी बात नहीं माना, तुम दोनों का तलाक हो गया, और फिर जब तुमसे मिला वो आज तो तुम दया दिखाने लगी। ये तो गलत बात है। उसको रोशनी बोलती है कि नहीं यार, मुझे अपनापन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि प्रदीप हमसे कुछ बोलने वाला था, वो बोल नहीं पा रहा था। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मैं भी नहीं बोल पाई थी। तो किरण बोलती है, अरे छोड़ो उसको, अब मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रही हूँ ना, जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ, तुम एक बार मिलना उससे। तुम्हारा दिल खुश नहीं हो गया तो मुझे कहना, वैसे वैसे 1000 प्रदीप को तुम भूल जाओगी, आप चलो तो सही। इसके बाद रोशनी किरण के साथ उसके रूम पे चली जाती है और इधर प्रदीप भी अपने घर पे, अपने रूम पे वो भी पहुंच जाता है। अब बात दूसरे दिन की आती है। किरण जिस ऑफिस में काम कर रही थी वो एक जीन्स का फैक्ट्री था। उस जीन्स के फैक्ट्री में किरण रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वो जीन्स का जो फैक्ट्री था वो प्रदीप का जीन्स का फैक्ट्री था। प्रदीप उस फैक्ट्री का मालिक था, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का वही था, या फिर यूँ कहें कि वो कंपनी ही खुद का प्रदीप ने खड़ा किया था। उस कंपनी में 40 से 50 स्टाफ काम कर रहे थे और उस कंपनी में ही एज ए रिसेप्शनिस्ट किरण काम करती थी। और प्रदीप से ही वो बोली थी कि सर, अगर आपको शादी करना है तो हमारी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, गरीब घर की है, कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, आप चाहो तो मैं उसको बुला दूँगी। तो ये बात सुन के प्रदीप उसको मना नहीं करता, बोलता है ठीक है बुलाओ, मैं उससे एक बार बात करूँगा, मिलूँगा, देखूँगा, और अगर जज गई ठीक ठाक लगा तो शादी तो मुझे करनी ही है। आज प्रदीप के कहने पे किरण रोशनी को दिल्ली बुलाई थी। 10 बजता है, प्रदीप आता है, अपने चैम्बर में जाता है और वहाँ पे बैठे रहता है। किरण भी रोशनी के साथ उस कंपनी में पहुँच जाती है। प्रदीप अपने चैम्बर में बैठा रहता है, ये एज ए रिसेप्शनिस्ट है, ये फ्रंट ऑफिस में काम करती है, और रोशनी को लेके कंपनी में आ जाती है। और इसके बाद प्रदीप को वहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन होता है, उसी लैंडलाइन फ़ोन को उठा के प्रदीप को फ़ोन करती है और बोलती है, सर, जिस लड़की के बारे में मैं आपसे बताई थी वो लड़की आ चुकी है, आप मिल लीजिए ना, मिलना चाहेंगे आप उससे? इस बात पे प्रदीप बोलता है, क्यों नहीं, ज़रूर मिलना चाहूँगा, आप लेके ऑफिस में आ जाओ। तो रोशनी और किरण, आगे आगे किरण और पीछे से रोशनी प्रदीप के उस ऑफिस में पहुंचते हैं, जिस ऑफिस में प्रदीप एज ए MD अपनी जिम्मेवारी निभा रहा होता है। इसके बाद प्रदीप से परमिशन लेने के बाद किरण उस ऑफिस में एंटर करती है और इसके बाद पीछे पीछे रोशनी भी एंटर करती है। जैसे ही प्रदीप रोशनी को देखता है वो अवाक रह जाता है, अरे रोशनी, आप यहाँ पे कैसे? फिर रोशनी भी पूछती है, आप यहाँ पे कैसे? मतलब दोनों एक सेकंड के लिए दोनों को देखते रह जाते हैं और रोशनी भी ये देख के आश्चर्य में पड़ जाती है। इसके बाद प्रदीप रोशनी को इशारा करता है, मतलब चुप रहिए, अभी कुछ भी नहीं बोलना है तुम। प्रदीप किरण से बोलता है कि किरण, ये वही लड़की है, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है, लेकिन एज ज़्यादा लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये शादीशुदा है, तुम तो बोली थी कि कुंवारी है। इस बात पे किरण बोलती, नहीं सर, मैं कसम से बोल रही हूँ ये कुंवारी ही है, आप नहीं है आपको भरोसा तो आप पूछ लीजिए। प्रदीप हंसने लगता है और बोलता है, अरे पागल, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की है, ये मेरी वही तलाकशुदा पत्नी है और मैं इसके साथ ही ट्रेन में कल आया हूँ। कहीं तुम मेरे बारे में भी तो ये नहीं बताई हो कि मैं भी कुंवारा हूँ, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। इस बात पे किरण बोलते, नहीं सर, इतना भी मैं झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आत्मग्लानि होने लगती है कि वो प्रदीप से झूठ बोली थी कि वो कुंवारी लड़की है जिसका कि मैं आपसे शादी करवा रहा हूँ। इसके बाद प्रदीप सारा बात बताता है कि ये वही लड़की है जिससे हमारा 8 साल पहले तलाक हो चुका था। फिर वो रोशनी से बोलना प्रारंभ करता है कि रोशनी, अगर तुम चाहो तो तुम किसी से भी पता कर सकती हो,
मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ, मैं अब शराब नहीं पीता हूँ। हमारे जितने यहाँ पे स्टाफ हैं, सारे के सारे मेरे स्टाफ हैं। तुम किसी से भी, तुम अकेले जाओ और जाके पूछना कि क्या मैं शराब पीता हूँ, या फिर हमारा यहाँ का बिहेव क्या है, मैं कैसे रहता हूँ, हमारा दिनचर्या क्या है। मेरे बारे में अगर कोई भी अगर एक भी बैड हैबिट बताएगा तो फिर तुम आके हमसे कहना। इस बात पे रोशनी बोलती है, मुझे अब किसी से कुछ भी पूछने की और किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। गलती उस समय मेरी भी थी कि स्टार्टिंग का शादी का जब 2 साल हुआ तो मैं आपको समझने की कोशिश नहीं की। मैं अगर चाहती तो उस समय भी आप शराब छोड़ सकते थे। आपको अच्छे से समझ नहीं पाई और जल्दबाजी में मैंने अपना डिसीजन दिया कि मुझे तलाक लेना है, और आपने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और हम दोनों का तलाक हो गया। लेकिन वो एक समय था, वो गुजर गया। अब मैं फिर से आपके साथ आपके लाइफ में आना चाहती हूँ और ये दोनों कह के आपस में लिपट जाते हैं। एक समय निर्धारित होता है, उस समय में दोनों की शादी, कंपनी के जितने स्टाफ होते हैं उन सब के मौजूदगी में इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। बाकी इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि ये बताना था, ये जताना था, ये आप लोगों को एहसास कराना था कि आज के जो आधुनिक युग के लड़के और लड़कियां होती है, एक दूसरे को समय दिए बिना, एक दूसरे को जाने बिना जल्दबाजी में इस जजमेंट पे पहुंच जाते हैं। जब स्टार्टिंग में एक दूसरे को अगर समय दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बच सकता है, लेकिन वो रिश्ता बचने के बजाय तलाक तक जाके पहुंच जाता है। इस सब में लड़का और लड़की दोनों की गलती होती है। प्रारंभ के दिनों में दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत होती है, दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है, तब जाके कोई भी रिश्ता आगे बच सकता है, तब जाके आगे कोई भी रिश्ता चल सकता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।